हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ट्रंप का नैरेटिव था या जो ट्रंप कार्ड था वो अपनी जेब में डाल लिया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये गवर्नमेंट ने किया क्या हमारे साथ, या रियासत ने किया क्या, ये क्या हुआ। ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे और इसके साथ साथ जो 19 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के साथ करना चाहती है उसका मकसद क्या है और क्या इमरान खान साहब के बयानिए और इंडिया के बयाने में कोई फ़र्क नहीं है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान ने अमेरिका की हमायत कर दी, डोनाल्ड ट्रंप की हमायत कर दी अफ़गानिस्तान के इशू में। अब अफ़गानिस्तान एक बैटलफील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बन के घुस रहा है। कैसे घुस रहा है, क्यों घुस रहा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी चीज़ सदका जारिया होती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, मैं उसमें सिर्फ आपको हिंट्स देता जाऊंगा, ये नाम याद रखिएगा। कौन सा नाम क्या कर रहा है, क्या किरदार अदा कर रहा है, ये आपको स्टोरी डिटेल से जावेद चौधरी साहब बताएंगे। पहला नाम है जी जेंट्री बीच। ये एक बिजनेसमैन है अमेरिकन। ये क्या कर रहा है और पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये सुनिएगा। रिचर्ड ग्रेनल, यकीनन आप जानते होंगे कि ये कौन था और इसने क्या क्या ट्वीट्स की थी और अब इसके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नाम डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या होने जा रही है। और सबसे आखिरी हिंट, पाकिस्तानी स्टेट क्या जीत चुकी है पीटीआई से और पीटीआई को पछाड़ दिया है, या जो कहते हैं कि पीटीआई तो बढ़ गई, क्या वाकई वो हो गया है। डिटेल से स्टोरी जानिए। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नैरेटिव बिल्डिंग में वो नंबर 1 है। पाकिस्तान में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो सोशल मीडिया का डीएनए या सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है उसको सिर्फ इमरान खान साहब ही समझते थे और इमरान खान साहब ने ही उसे इस्तेमाल किया। कोई और पॉलिटिकल पार्टी ना ये अचीव कर सकी, ना ही रियासत उस लेवल तक पहुँच सकी, ये बात दुरुस्त है। और मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जो करते रहे उसको देख देख के बहुत सारे लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू किया। स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट ने ज़रूर अंडरस्टैंड कर लिया कि इमरान खान साहब का तरीक़ाकार क्या है और उस तरीक़ाकार में अगर हमने उसे शिकस्त देनी है तो उसी तरीके से देनी पड़ेगी जिस तरीके से इमरान खान साहब ये काम कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो थे ट्रंप का इंतज़ार कर रहे थे, रेगुलर बेसिस पे ट्रंप का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब ट्रंप आएगा तो डेफिनेटली उसका काम है कि वो हर तरफ से उंगली इस्तेमाल करता है। कैसे? उसकी वजह से एक ट्वीट है उसके अंदर उंगलियां इस्तेमाल होती हैं, ऐसे करके सुबह टक ठक और वो कहीं ना कहीं जाके वो एक ठीक ठाक किस्म का पंगा क्रिएट कर देते। तो वो ट्रंप एक ऐसी चीज़ है कि जो अपने हाथ के नेल्स, थम्स और उंगलियां इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के अंदर बहरान पैदा करने का मास्टर है। इस साइड पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी यही कमाल है कि यहाँ जितने इनके फॉलोअर्स हैं, जितने इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनका भी यही काम है, सारा दिन उंगलियाँ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ठक और पूरी दुनिया के अंदर बहरान पैदा कर देते हैं। इसमें ये नंबर 1 है, इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ज़ाहिर रियासत भी देखती रही कि ये ट्रंप का इंतज़ार कर रहे हैं, तो रियासत ने कहा कि ट्रंप को पहले से ही पकड़ें, किसी जगह से, ख़ास जगह से पकड़ें और ऐसा पकड़ें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पकड़ वहाँ पर ना हो सके। तो जो ही ज़ाहिर ट्रंप जीते तो उसके बाद हमारे एम्बेसडर भी आए अमेरिका से यहाँ पे, उन्होंने भी ब्रीफ किया कि जी वहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो एक चीज़ जो बताई गई, जो समझाई गई, वो बड़ी दिलचस्प है। वो बात यह है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ये ज़हन में रखें कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और जो बिजनेसमैन होता है उसे पैसा चाहिए होता है क्योंकि वो बिज़नेस करता है पैसा कमाने के लिए। और एक बिजनेसमैन के साथ डील करना बहुत आसान होता है दुनिया में। जब आप उसके पास जाते हैं तो आपने सिर्फ 2 चीज़ें बतानी होती है उसको। उसे ये बताना होता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, आप इस साइड पे आ जाओ, इसे ग्रैब करो, आप अमीर हो जाओगे, आपके पैसे में इजाफा हो जाएगा। 10 पैसे फेंको, 2 रुपये ले जाओ। तो बिजनेसमैन हमेशा उसके ऊपर अलर्ट हो जाता है, उसकी तरफ राग़िब हो जाता है। दूसरा, बिजनेसमैन को ये बताया जा सकता है कि ये जो आप कदम उठा रहे हैं इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि इससे आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। यानी इस बैंक में अगर आपने पैसे जमा करवाई, बैंक डूबने वाला है, ख़त्म हो जाएगा। ओके। और ये जो आप सौदा कर रहे हैं, ये जब आपकी रज़ाइयाँ यहाँ पहुँचेंगी, यहाँ पे गर्मियाँ आ चुकी होंगी, आपके पैसे मारे जाएँ। तो 2 चीज़ें होती हैं जिस पे बिजनेसमैन हमेशा अलर्ट होता है या फौरी तौर पे कनेक्ट होता है, या फौरी तौर पे आपकी तरफ मुतवज्जो होता है, एक जहाँ पे फ़ायदा हो और जहाँ पे नुकसान हो। ठीक है। तो ये बताया गया जो हमारे वजारत ख़ारजा है वो, या हमारे एम्बेसडर हैं जो अमेरिका के अंदर, वो या वो लोग जो अमेरिकन पॉलिटिक्स को समझते थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को समझाया कि भाई साहब वो बिजनेसमैन है, अगर आपने उसके साथ डील करना है तो आप बिजनेसमैन की तरह करें।
ठीक है। और साथ ये है कि जो वली अहद हैं सऊदी अरेबिया के, वो कैसे करते हैं, यूएई के शहजादे कैसे करते हैं, वो बिजनेस डील करते हैं उनके साथ। जब बिजनेस डील करते हैं तो ट्रंप जो है, बिल्कुल, ट्रंप और मोहम्मद बिन जायद अल नहान भाई भाई, तो भाई भाई बन जाते हैं। और दूसरी साइड पे जो चाइना है, वो क्योंकि उनके साथ बिजनेस डील नहीं करता, लिहाजा उनके साथ इख्तलाफ आता है उनके। और बाकी मैक्सिको जो बिजनेस डील नहीं करता, उनके साथ इख्तलाफ आते हैं। तो आपने करना ये है कि उसके साथ एक बिजनेस डील करें। जब बिजनेस डील करेंगे तो ये काम चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से फिर इन्होंने उनके देखे कि कौन कौन से लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो उनके साथ बैठते हैं। तो पता चला कि जो ट्रंप का बेटा है, उसका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम जेंट्री बीच है, और ये बहुत करीब है और ट्रंप फैमिली के बहुत करीब है, उसके बेटे का, उसकी बहू के बहुत करीब है, उसकी शादी में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, हर वक्त उसके साथ रहता है, बहुत करीब रहता है, ख़ुद भी बिलियनर है और टेक्सास के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रियल स्टेट के अंदर ये बिज़नेस करता है। तो इन्होंने फिर ज़ाहिर एक लॉबिंग फर्म हायर की जो हुकूमत पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, रियासत पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेनी चाहिए, बहरहाल इन्होंने की। ठीक है। और उन्होंने जो जेंट्री है उसको कायल कर लिया कि भाई आप आएँ, पाकिस्तान तो एक वर्जिन लैंड है, वहाँ के ऊपर तो बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और साथ ज़ाहिर सऊदी गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि यार पाकिस्तान तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अमेरिकन ने कभी उस साइड पे देखा ही नहीं, आपने सिर्फ जंगों के लिए इस्तेमाल किया पाकिस्तान को, अब आप बिज़नेस में भी जाके इस्तेमाल करके देखें। और अगर बिज़नेस पोटेंशियल ना होता पाकिस्तान में तो चाइनीज़ क्यों आते इतनी बड़ी तादाद में? यहाँ तो चाइनीज़ की पूरी पूरी फ़्लाइट्स आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहे थे, वो तो अमेरिकन से रोका है उनको। और इसका मतलब ये वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है तो जिस वजह से बड़ी बड़ी फोर्सेस आती हैं। या रशिया ने यहाँ पे आके एक स्टील मिल बना दी थी 70s में, तो क्यों बना दी थी? इसकी वजह यहाँ पे पोटेंशियल है, बिल्कुल। तो आप जाएं। तो फिर ज़ाहिर पाकिस्तान ने उनको दावत दी, और ये दावत जो थी ये नॉन गवर्नमेंटल बेसिस पे थी, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, बिजनेसमैनों के ज़रिए काम हुआ ये। तो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, B2B यहाँ पे वो आया। और उसके बाद फिर उसने जेंट्री जब पाकिस्तान देखा, और फिर उसके बाद उसने देखा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मसला होता है। बिल्कुल। कि जब आप जाते हैं रोड नहीं होता, फिर वहाँ पे एयरपोर्ट्स नहीं होते, फिर वहाँ पे अच्छी टिम हॉर्टन की कॉफ़ी नहीं मिलती, या रेस्टोरेंट नहीं होते, या अच्छे होटल नहीं होते, या फिर 5G नहीं होती, कनेक्टिविटी का बड़ा प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट नहीं होते, मोबाइल फ़ोन नहीं होते। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर थर्ड वर्ल्ड में नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। उसका परसेप्शन ही बदल गया, उसका परसेप्शन बदल गया। उसने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर तो इशू कोई नहीं है, और ट्रैफिक रवा दावा है, लोग निकल रहे हैं, रक्षों पे बैठे हुए हैं, बसों पे लटके हुए हैं, लेकिन लटके हुए हैं। और 25 करोड़ लोगों की ये मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है। फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से स्टूडेंट निकल रहे हैं, अंग्रेज़ी उनको बहुत अच्छी आती है। और जब बिज़नेस वेन्यूज़ उसने देखे तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है। और फिर उसने इस्लामाबाद देखा तो उसने कहा यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स ही नहीं है, ये पहला कैपिटल है दुनिया का जिसके अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, ज़मीन बहुत महंगी है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन है, उसने कहा जी मैं यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनाना चाहता हूँ, 40-40 मंजिला बिल्डिंग। अच्छा। ताकि ये ब्लू एरिया जो है ना, इसके अंदर इसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। ओके। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहा है। बिल्कुल। और बहुत हमारे पास लैंड्स भी हैं, बाकी सब भी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है अब उसका एग्रीमेंट हो रहा है, और उसने कहा जी मैं तो फौरी तौर पे काम स्टार्ट करूँगा। हफ्ता उसने कहा जी 1 हफ्ता है, फिर 15 दिन है, फिर 1 महीना है, हम तो यहाँ पे साइन करने लगे और बिजनेस स्टार्ट करने लगे। कुछ नज़र आ रहा है, तो कुछ नज़र आ रहा है। तो वो बड़ा मुतासर हुआ। फिर ज़ाहिर फिर एंगेजमेंट की गवर्नमेंट ने उनके साथ, जब गवर्नमेंट ने एंगेज किया या रियासत ने एंगेज किया, या मैं कह देता हूँ फौज ने उनके साथ एंगेजमेंट की, और फिर समझाया जी पाकिस्तान का इशू ये है कि आप बिज़नेस करें, लेकिन एक बंदा है जिससे हम बड़े खौफजदा हैं, और बंदा वो आपका भी रिश्तेदार नहीं है वो, और वो यूज़ कर रहा है आपको। और उसके बाद ट्रम्प्स के ख़िलाफ़ था वो, और दूसरा ये था कि तालिबान का हामी था। तो वो कायल हुआ, उसको जब प्रेजेंटेशन दी गई, बयानात सुनाए गए, तो वो राज़ी हो गया। उसने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब के बारे में बिला वजह हमने पॉजिटिव परसेप्शन लिया हुआ था, ये तो लोग बड़े आसान हैं जिनके साथ यहाँ पे पाकिस्तान में डील करना। ठीक है। तो वो फिर उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। उसने फिर रिचर्ड ग्रेनल के बारे में बताया कि उसने ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दिए, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि AI के ज़रिए उसको कायल किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, और इमरान खान साहब बहुत बड़ा हीरो है और उसके साथ ज़्यादती कर रही है स्टेट लेवल पे। उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया। उन्होंने बताया कि जी मैंने उससे ख़ुद पूछा, उसने बताया कि मैं गुमराह हो गया था और अब ऐसा नहीं होगा। तो उसने उधर से उनका व्यू भी दे दिया। अब जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात दुरुस्त कर रहा है फिर जेंट्री। तो ये एक मेरा ख्याल है कि मेजर डेंट डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट ने। और उसके बाद जब वो वफ्त आया हुआ था, गुफ्तगू कर रहा था, उसकी लाइव कवरेज चल रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक्का बक्का रहेगी, वो खासी परेशान हुई।
और फिर बड़ा लेट जब उनको एहसास हुआ तो फिर उसके बाद यूएसए के अंदर जो उनकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने बोलना शुरू किया, उसने वहाँ पे एक नैरेटिव लेना शुरू किया, उसने ज़ाहिर है जेंट्री के ख़िलाफ़ भी गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। लेकिन मेरा ख्याल है इट्स टू लेट, अब कुछ नहीं हो सकता। तो पहला मैच जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट जीत गई है, और गवर्नमेंट ने वो किया है या वो जिसको कहते हैं खबी दिखा के सजी मार देना, उन्होंने खबी दिखाते रहे और सजी उन्होंने मार दिए। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है जो परसेप्शन की जंग है आज के दिन तक तो वो जीत गई है गवर्नमेंट। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा साहब, एक गल जरा सीधी सीधी दस दो थोड़ा जा, एक गवर्नमेंट जीती, मेरा ख्याल है रियासत, स्टेट आप कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट का एक हिस्सा है और बड़े स्टेक्स जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के। ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है ना एक मुस्तकिल आर्गन है, और बाकी गवर्नमेंट्स आ रही होती हैं, गवर्नमेंट से आ रही होती है। तो इस बिजनेस को अट्रैक्ट करने में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट या रियासत का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा मानना पड़ेगा। ठीक। तो लगा मुबारकबाद जो है ना वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बजाय जनरल आसिम मुनीर साहब को दे, उन्हें ज़्यादा जाती है। ठीक ठीक। चलें जी, अब अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत ख़तरनाक है जी। दफ्तर ख़ारजा में शफ़क़त अली ख़ान साहब पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है, पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि जो अफ़गानिस्तान में असला मौजूद है, अमरीकी असला जो अमेरिका जाते हुए छोड़ गया था वहाँ पे, वो असला टीटीपी भी इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर, और वो पाकिस्तान के शहरियों के लिए ख़तरा है। ये बयान क्लियर कट पाकिस्तान ने आज दे दिया। लेकिन यही बयान इससे पहले इसी असले के मुतालिक अमेरिका भी कह चुका है अफगानियों से कि हम आपकी इमदाद भी उसी सूरत में जारी कर रख सकते हैं या उस पर सोच सकते हैं अगर आप वो असला हमें वापस कर दें जो 6 से 7 मिलियन डॉलर का असला है। अब पाकिस्तान और अमेरिका आ गए हैं एक ही पेज पे और फंस गया है उस साइड से अफगानिस्तान, उधर से उनमें पड़ गई है फूट आपस में। कभी किसी की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, कभी पता चलता है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी होती है। तो ये पूरी स्टोरी किस साइड पर बैठ रही है? क्या ये पाकिस्तान ने किया है या अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान को करने के लिए? डिटेल से स्टोरी जान। अब अमेरिका का एक स्टाइल है कि जब वो किसी मुल्क में जाता है तो वहाँ पे अपने अड्डे भी बनाता है, वहाँ पे अपने सेफ हाउसेस भी बनाता है, वहाँ पे अपने सेफ केव्स भी बनाता है, साथ वो अपने असले के उसको डंप भी करता है वहाँ पे। आपको याद होगा कि जब रशिया के खिलाफ जंग चल रही थी, पाकिस्तान उसके अंदर एक्टिव रोल अदा कर रहा था। अमेरिकन असला था, बल्कि इसराइल का असला था जो इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान आके अफगानिस्तान जाता था। और अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत सारे मोर्चे बनाए हुए थे जिसके अंदर असला स्टोर किया हुआ था। और उसके बाद जब अमेरिका चला गया वहाँ से तो वो असले के डिपो वहाँ पे मौजूद हैं। बाद में जब तालिबान की गवर्नमेंट हुई या उससे पहले जो वार लॉर्ड्स थे उनकी गवर्नमेंट जब बनने शुरू हुई तो वो असले के डिपोज तक पहुँच गए और फिर उन्होंने वहाँ से असला निकाल के बेचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान भी उसके अंदर ख़रीदार था। ठीक है। बल्कि वो ये होता था कि वो एक वार लॉर्ड जो होता था वो एक गाड़ी लेके, बल्कि एक पजारो गाड़ी होती थी उस ज़माने में, तो वही कहता था कि मुझे एक पजारो गाड़ी दे दें और आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आप जितना चाहें असला ले लें। तो टाइम के हिसाब से कहते थे आप उठा लें। तो वो टाइम के हिसाब से फिर पाकिस्तान वहाँ से असला उठाता था और फिर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है वो भी उठाती थी। उज़्बेकिस्तान भी ले गया, ताजिकिस्तान भी ले गया, बहुत सारा टर्की ने असला वहाँ से ले लिया, इंडिया ने वहाँ से असला उठाया और कुछ जो तंजीमें थी दहशतगर्द तंजीमें उन्होंने भी असला ले लिया, अफ्रीका के अंदर भी चला गया। तो उस वक्त भी बहुत असला बिका था। अब भी अमेरिका जब यहाँ पे आया तो उस टाइम बहुत सारे सेंटर्स बनाए अंदर, ज़मीन के अंदर मोर्चे बना के, बिल्कुल उसका 6-6 फुट की दीवारें हैं उनकी कंक्रीट की, उसके अंदर असला रख के उसको बंद करके वो नक्शे बनाए हुए हैं। और वो इसलिए करता है अमेरिका कि जब दोबारा ज़रूरत पड़े तो उसे पता हो कि वहाँ कहाँ कौन सा असला पड़ा हुआ है। ठीक है। मसलन ये जो आप फिल्मों के अंदर देखते हैं ना, हॉलीवुड की फिल्मों के ऊपर के एक हीरो आता है, CIA का एजेंट आता है किसी जगह पे और वो फंस गया, उसको समझ नहीं आ रही कहाँ है, फिर उसको नक्शे दिए जाते हैं कि फलां जगह पे जा सकते हैं, वहाँ पे एक केव है, वहाँ पे असला है, तो वहाँ जाके घुस जाता है, वहाँ से असला निकालता है और उसके बाद इस्तेमाल करता है। तो ये एक रियल फैक्ट है अमेरिका का। अच्छा, ये एक्चुअल स्टोरी, ये एक्चुअल स्टोरीज होती हैं कि जहाँ अमेरिका रहा है वहाँ पे उसने डंप किया हुआ असला। तो इस बार भी डंप किया हुआ था, तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर का असला है। और ये जो असला है बड़ा लीथल है, बड़ा मॉडर्न है, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर सील्स रहे हैं, वहाँ पे अमेरिकन फ़ौज रही है, तो उसके पास तो असला बड़ा लेटेस्ट होता है। तो जब वो निकले हैं तो इतना ज़्यादा असला वो लेके नहीं जा सकते थे। कुछ तो वो ले गए, कुछ को उन्होंने आग लगा दी जिसको, और कुछ को वो अपने छोड़ गए कि अगर हमें दोबारा वापस आना पड़े तो हमें कोई मसला नहीं, हमारे पास एक बंदूक होगी, गोलियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगी, यहाँ अगर हमें मिसाइल चाहिए होंगे तो यहाँ से उठाएंगे चलाएँगे। ठीक है। तो वो इस टाइप के उन्होंने बनाया हुआ। तो उसमें से फिर ये जो तालिबान आए ये बड़े चालाक थे, इन्होंने पुराने लोग पकड़ लिए वहाँ से
और वो लोग जो अमेरिकन के साथ काम करते रहे उनसे नक्शे निकाल के अब वो असला निकाल के बेच रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी फ़ौज थी उसको बड़ा असला दिया हुआ था अमेरिकन ने, वो फ़ौज सारी भाग गई, तो असले के डिपो कंटोनमेंट्स जो हैं वो बच गए। तो वो ज़ाहिर तालिबान ने अब उसमें से कुछ इस्तेमाल किया, कुछ उन्होंने बेचा। अब उसमें से बहुत सारा असला ऐसा है जो TTP के हवाले भी किया गया, उनके पास भी है। मसलन जब ये TTP ने कार्रवाई शुरू की पाकिस्तान के अंदर, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस वक्त हमें ये पता चला कि रात के वक्त भी हमारे जो सोल्जर्स होते हैं या फिर हमारे पुलिसमैन होते हैं उसको कोई गोली मार जाता है। क्योंकि कैसे हो सकता है? नाइट विजन मौजूद, बाद में पता चला कि नाइट विजन है उनके पास। अच्छा। नाइट विजन है जो हमारी पुलिस के पास, हमारी फौज के पास नहीं है। तो नाइट विजन से उनको टारगेट करके तो उनको गोली मार दे। बहुत सारे यहाँ पे पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, फौज के हमारे लोग बहुत शहीद हुए हैं। फिर ये था कि पहले उनके पास इस किस्म का असला नहीं था कि पूरा मोर्चा या पूरी एक ऐसा कमरा जिसके अंदर कोई 20-22 लोग हों उसको हिट कर सकें। तो अब उनके पास असला है। आप देखें कि जब भी यहाँ पे कैजुअल्टी होती है पता चलता है हमारे 16 सोल्जर्स शहीद हो गए, हमारे 12 शहीद हो गए, कोई सोए होते हैं, बैठे होते हैं, और उनके पास बड़े लीथल किस्म के मिसाइल्स हैं जो अमेरिकन के पास थे, वो हिट करते हैं। उसके बाद ये है कि हमारे लोग शहीद हो जाते हैं। ये पहले असलहा किसी के पास नहीं था, पहले गोली चलती थी, अब तो मिसाइल चल रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ा सफ़र किया है इसके मुताबिक, और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है तालिबान को कि अगर आप ये असला निकाल के बेच नहीं रहे तो ये बताएं कि TTP के पास कहाँ से आता है। तो फिर उनके पास कोई इसका जवाब नहीं होता था। अब जो ट्रंप आया है तो उसने फौरी तौर पे अफगानिस्तान से कहा कि आपकी इमदाद बंद है 90 दिन के लिए। अगर आपको ये इमदाद चाहिए दोबारा तो आपको फौरी तौर पे हमारा असला वापस करना पड़ेगा। अब असला उनके पास है नहीं, कुछ बेच चुके हैं, कुछ उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, तो ये क्राइसिस पैदा हो गया। अब पाकिस्तान ने अमेरिकन जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो जो असला है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, लिहाजा तालिबान से वो असला वापस लिया जाए ताकि पाकिस्तान को महफूज बनाया जा सके। तो वो जो ट्रंप का नैरेटिव है पाकिस्तान ने उसे बाय कर लिया, पाकिस्तान ने उसको उठा लिया। तो अब प्रेशर जो है वो ट्रंप की तरफ से भी है और पाकिस्तान की तरफ से भी है। तो पाकिस्तान ने पहली मरतबा जो ट्रंप अब दूसरी मरतबा जो आए हैं उसमें पहली मरतबा उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू किया है। और अब अगर ट्रंप की तरफ से या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर पाकिस्तान के इस बयान को वेलकम कह दिया जाता तो हमारे जो राब्ते हैं वो ट्रंप गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तान अलाई होगा दोबारा अमेरिका के साथ अगेंस्ट तालिबान और एंगेस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, मतलब ये पाकिस्तान का अपना इंडिविजुअल बयान है, ये किसी के कहने पे नहीं दिया। नहीं कहने पे नहीं, हमने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। ठीक। चलें अब चलते हैं जी अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। आखिरी स्टोरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। खबर आ रही है कि 19 फरवरी से शायद ऐलान कर दिया जाए PTI की तरफ से लॉन्ग मार्च का। ये वो डेट है कि जब से स्टार्ट होनी है चैंपियंस ट्रॉफी। 8 इंटरनेशनल टीम्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें से सिर्फ भारत ऐसा है जिसे एतराज़ था पाकिस्तान आने पे। उसके अलावा सब पाकिस्तान आने को तैयार थे और वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। भारत ने रखना डाला और पूरी कोशिश की कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो सके और उसका वेन्यू तब्दील कर दिया जाए। कभी तो यहां तक कहने पे आ गया कि भारत में करवा लो, हमारे स्टेडियम तैयार हैं। मतलब एक प्रॉपर दुश्मनी जिसे आप कह सकते हैं, अगर कोई कर सकता था तो भारत वो कर रहा था। अब उसी चैंपियंस ट्रॉफी के आने पे अगर ऐलान होता है एक लॉन्ग मार्च का, तो क्या वो पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं होगी? ये डिटेल से स्टोरी जानते हैं जावेद चौधरी साहब से। अब देखें, जब इंडिया के साथ हमारा फटा पड़ा क्रिकेट के ऊपर तो मोहसिन नकवी साहब खासे परेशान थे, बल्कि पूरी कौम भी बहुत परेशान थी। और हमने कहा कि ठीक है जी, अगर इंडिया नहीं आता तो उसके बगैर ही कर लें, ये इस लेवल तक के। लेकिन फिर ज़ाहिर है निगोशिएट किया पाकिस्तान ने, क्योंकि इंडिया ज़ाहिर बड़ी टीम है, उसको माइनस करके आप कैसे चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर हमने उनके साथ एक डील कर ली कि ठीक है जी, अगर आप एक न्यूट्रल प्लेस पे जाके हमारे साथ मैच खेलना चाहते हैं तो पाकिस्तान भी जब भी आएगा न्यूट्रल प्लेस पे आएगा। 2027 तक पाकिस्तान 2027 तक। तो फिर ये दोनों रेसिप्रोकल हो गया कि आप नहीं आ रहे, हम भी नहीं आ रहे। तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो शायद दुबई में होंगे या शारजाह में होंगे, और जो बाकी मैचेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। तो 8 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। हाँ जी। और 19 फरवरी से यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, और मेरा ख्याल है 14 या 15 तारीख को सारी टीम्स यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएंगी, और उसके बाद वो लेग वर्क करेंगी, जो प्रैक्टिस होती है, इनॉग्रेशन होगी, सेरेमनी होगी, सेरेमनी होगा बड़ी। और ये बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुँचा है। लोग भी ज़ाहिर है बड़े डिप्रेस हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं उस दौरान एक अच्छी खुशी मिल रही है उसको पाकिस्तानियों को, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। लेकिन इंडिया की वजह से वो खासा रखना पड़ा, खासा मेरा ख्याल है एक बैड टेस्ट क्रिएट हुआ। अब इमरान खान साहब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और वो हमेशा इस ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जहाँ पे पाकिस्तान स्टेट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है कंप्रोमाइज़ होती है, फंसती है वहाँ पे। तो अब 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले ज़ाहिर देखें मुज़ाकरा चल रहे थे, और इमरान खान साहब को ख़तरा था कि कहीं ये
जुडिशल कमीशन ना बना दें। अगर इन्होंने जुडिशल कमीशन बना दिए तो फिर तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, और फिर मैं ये 19 फरवरी वाली अपॉर्चुनिटी को कैसे फ़ायदा उठाऊँगा। तो उन्होंने पहले ही कहा जी कि ये इसकी नीयत ही ठीक नहीं है, और जब तक ये अनाउंस नहीं करेंगे हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने वो तो डेडलॉक पैदा कर दिया उस साइड पे, ताकि ये इशू ही ख़त्म हो जाए, कि कोई इम्कान ही ख़त्म हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मान जाए और फिर हमें इनका एहतराम करना पड़ जाए और ये अपॉर्चुनिटी हमारी मिस हो जाए। वो करने के बाद उन्होंने फिर अपनी टीम बदली, क्योंकि उसके अंदर उन्हें ख़तरा था कि गंडापुर साहब इस वक्त रजिस्ट करेंगे कि सर जब भी पाकिस्तान का वक्त आता है तो हम क्यों अपने आप को बदनाम करते हैं, क्यों ये साबित करते हैं कि हम एंटी पाकिस्तान है। तो उसके बाद उन्होंने नई टीम ले आई कि जिसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस टाइप की बात कर सके, रजिस्ट कर सके, क्योंकि उनका तो टेस्ट है ना ये, आप ये समझे प्रोविशन पे हैं, तो वो प्रोविशन में तो इनकार नहीं कर सकेंगे। वो ये कहेंगे जी ठीक है ज़रूर करेंगे, और बड़ी खौफनाक किस्म की तकरीरें करेंगे जो गंडापुर साहब भी नहीं कर सके, क्योंकि गंडापुर से आगे निकलेंगे ना आप, और अगर वो गंडापुर से पीछे रहते हैं तो फिर तो नाकाम हो गए। तो उन्होंने साबित करना है कि हम गंडापुर से बेहतर हैं। वो मेरा ख्याल है बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तो 8 फरवरी जो है वो स्याह दिन मना रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने जलसा करने के लिए इजाज़त मांग ली है, जो मुझे लगता है कि नहीं दी जा रही, जबकि दे देनी चाहिए, क्योंकि पता चल जाए, क्योंकि अब ज़ाहिर है पंजाब के अंदर तो पीटी ऑलमोस्ट फारग हो गई है, कहाँ से आएंगे लोग। और आलिया हमज़ा जो नहीं है, ज़ाहिर है वो जागीरदारनी भी नहीं है और उनके वो इस तरह हल्के भी नहीं है, तो वो कोशिश अगर कर भी लेंगी तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मीनार पाकिस्तान पे कोई जलसा हो सकेगा। ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इजाज़त दे दे, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिसने आना है खैबर पख्तूनख्वा से पता चल जाए कितने लोग आए। ठीक है। और उसके बाद सवाबी के अंदर जलसा है, लाहौर का अगर नहीं होता सवाबी में तो ये डेफिनेटली करेंगे, वो तो केपी में हो जाएगा। वहाँ मुझे लगता है, अब ये मेरा ख्याल है, मेरी इंफॉर्मेशन भी है, ये ख्याल भी है, एनालिसिस भी है कि ये जो जलसा हो रहा है ये बेसिकली 19 फरवरी के लिए हो रहा है। उसकी तैयारी ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। ठीक है। और अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और 19 फरवरी के आगे पीछे हुआ तो इसका मतलब फिर यही होगा कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है, बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का दोबारा सिलसिला जोड़ना है। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि जब हम ये करेंगे तो फ़ौरन एस्टैब्लिशमेंट मेरे पास आएगी और कहीं ना कहीं आके बात करेगी कि जनाब कोई दरमियान का रास्ता निकालें, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठें, तो फिर मैं अपने मुतालबात मनवा सकूँगा। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब शायद लॉन्ग मार्च अनाउंस तो करें, करना नहीं चाहते, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरवाज़ा खोलना चाहते, तो उस अपॉर्चुनिटी को ये अवेल करेंगे। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया, जो इनकार कर रही है, तो फिर ये लॉन्ग मार्च अनाउंस करेंगे और कोशिश भी करेंगे, जो ज़ाहिर हो नहीं सकेगा, और इसको ज़ाहिर फिर इंडियन मीडिया बोट उठाएगा। ठीक है चौधरी साहब, इंटरनेशनल मीडिया भी आएगा, इंटरनेशनल फॉरेनर्स बहुत होंगे पाकिस्तान में जो टिकट लेके मैच देखने आएंगे अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए, और सबसे बढ़ के इमरान खान साहब एक क्रिकेटर हैं। एक क्रिकेटर अपनी ही क्रिकेट को क्या इतना नुकसान देगा? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब दे देंगे। इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से बालातर हैं। वो पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट की थी कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत आगे निकल गया हूँ, तो वो बहुत आगे निकल गया हूँ। अच्छा। अब मुल्क या 25 करोड़ लोग या क्रिकेट मैटर नहीं करता, ठीक, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए हुए हैं। वो जो कहते हैं ना कि करगस का जहाँ और शाहीन का जहाँ और, वो शाहीन बन चुके हैं, वो कर बसेरा चट्टानों में, वो चट्टानों में अपना बसेरा तलाश कर रहे हैं। अब ये जो चीलें हैं ना, उनसे वो ऊपर निकल गए। अच्छा ठीक। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।